नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का, आप जो तमाम लाइव देख रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पे उनका, और आप जो हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस, तमाम लोगों का मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का राहत साहब इंदौरी की खूबसूरत लाइन के साथ में। दोस्तों, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीब बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, रास्ते आवाज देते हैं। सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। तो दोस्तों, हमारा ये जो सफर है ये जारी है बिल्कुल, और जारी रहेगा वेबिनार का, अवेयरनेस का, और आज आज रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका भी सफर जारी रहना चाहिए। इस मकसद से हमने आज ये सब्जेक्ट लेके आए हैं, और हमारे कीनोट स्पीकर इसी मकसद से ये सब्जेक्ट लेके आए हैं, शेड्यूलिंग ऑन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके जानकार एक्सपर्ट ये तमाम विषय के एक एक पॉइंट्स पे बताएंगे आपको डिटेल से। मिस्टर अरुण लाल विख्यात जाने माने पीएमसी हैं, साथ ही इन तमाम रीडेवलपमेंट मामलों के टेक्निकली और बारीकी जानकार हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही आप तमाम जो पार्टिसिपेट है इनका भी स्वागत। मिस्टर पार्थसारथी हैं आज के जो मॉडरेटर हैं। मिस्टर अरुण लाल विख्यात पीएमसी हैं, साथ ही तमाम विषय के मामलों के जानकार हैं, और आज ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष लेकर आए दोस्तों। प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप शेड्यूलिंग कैसे करें, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज हो, एस्टिमेट ड्यूरेशन, सीक्वेंस एक्टिविटीज हो, प्रिपेयर शेड्यूलिंग नेटवर्क डायग्राम हो, नेटवर्क एनालिसिस एंड कस्टमाइज नेटवर्क डायग्राम, इम्प्लीमेंटिंग द शेड्यूलिंग। ये तमाम अलग अलग 6-7 जो बिंदु हैं इन पे प्रकाश डालेंगे, आपको अलग अलग बताएंगे। हम हमारे आज के जो कीनोट स्पीकर मिस्टर अरुण लाल जी का स्वागत करता हूँ बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। अरुण जी, आपका स्वागत है। मंजिलें उनको मिलती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसला आप सभी तमाम लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो लाइव देख रहे हैं उनको, उनके लिए, और जो हमारे वेबएक्स पे जुड़े हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो राह ताक रहे हैं उनके लिए, तमाम लोगों के लिए हौसला जैसी बुलंद जिज्ञासा के लिए आए हैं हमारे अरुण लाल जी। तो उनका मैं स्वागत करता हूँ खूबसूरत लाइन के साथ में। जी धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हर एक प्रोजेक्ट का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है कि समय पर काम को पूरा किया जाए, और हम सभी कोशिश भी करते हैं, उसमें जी जान लगा देते हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। कई बार प्रॉब्लम्स आते, ठीक हो जाता। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको मिला करके एक गाइडलाइन तैयार किया गया है। अगर उसको फॉलो करेंगे, तो समय पर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में हमें भरपूर मदद मिलेगी। जब काम स्टार्ट किया, मैंने जब पढ़ाई के बाद काम स्टार्ट किया, मैं टेक्निकल काम करता था, और ये हर कोई टेक्निकल काम से ही स्टार्ट करता है। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि सारा काम मैं कर रहा हूँ, और हमारे जो मैनेजर हैं वो बस केवल कुछ गाइडलाइन देते हैं, कुछ पूछते हैं, क्यों नहीं काम किया, कि ये करो, वो करो, सारा काम तो मैं ही करता हूँ। तो ये जो मेरे मन में जो विचार था, मैं टेक्निकल काम में अच्छा भी था, जिसके कारण हमारा प्रमोशन हुआ। और जब हमारा प्रमोशन हुआ, तो मैंने देखा कि जो टेक्निकल काम हमें करना था, उसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। तो उस समय मैं जाकर के अपने कस्टमर से मिलता था। फिर मैं देखा कि बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे कस्टमर को पता नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी पता नहीं है। मैं अपने मैनेजर के पास गया और बोला कि भई उनसे मैं क्या बात करूँ, उनको तो टेक्नोलॉजी भी नहीं पता। तो मेरे मैनेजर ने बोला, देखो, वही हैं जो तुम्हें पैसा देते हैं, मतलब उनसे पैसा अर्न होता है और फिर वो सैलरी मिलता है सभी को। वो एक नया रिवलेशन था हमारे लिए। फिर मैंने पूछा, सर, तो हमारे मैनेजर ने हमें गाइड किया और बताया कि जो भी टेक्निकल काम करते हैं, उसके अलावा जो मैनेजरियल काम है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही देखें। तो फिर मैं और प्रमोशन होते गया, मैं प्रोजेक्ट्स मैनेज करते गया, और फिर मुझे एक मौका मिला कि मैं ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करूँ, तो मैं स्टार्ट किया। मैंने पूछा
अपने फ्रेंड से कि भाई ऐसा, मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग ये क्यों करूँ? तो उसने बड़ा अच्छा से बताया कि देखिए, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप अपने प्रोजेक्ट पर अपने टीम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो काम करे, और उसके लिए आपका जो भी स्किल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसी को पब्लिक में यूज़ करना है। इसी तरह से मेरा ट्रेनिंग, कंसल्टिंग का काम चालू हो गया और मुझे उसमें बहुत ही मज़ा आता है, और वो इट इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट, और उससे अर्निंग भी होता है। तो वो मेरी ये जो ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग जो है, ये मेरा पैशन, पर्पस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। ब्रीफ प्रोफाइल है, तो इसमें यही है कि मैं ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग हर एक एरिया में किया हुआ हूँ। हाँ, पीएमबीओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, जो पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, रिव्यू भी किया। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पोएट्री कॉन्टेस्ट था, उसका भी विनर रहा हूँ, और इसके मैं प्रेजेंटेशंस करता हूँ रेगुलर बेसिस पर। अपने पिछले 1 डेढ़ साल का जर्नी थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मैं और मेरे एक फ्रेंड है दीपक घाटगे, हमने मिलकर के एक किताब लिखा है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का है, और वो जस्ट लॉन्च होने ही वाला है, कुछ दिनों में हो जाएगा। तो वो धूल धूप धक्का है, जो हर किसी को उसके थ्रू जाना पड़ता है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मैजिक नहीं है, लक नहीं है, उसका एक डिजाइन होता है। तो किसी करने का जो डिजाइन है, अगर वो हमें पता हो, तो उसमें सक्सेस ज्यादा मिलता है। तो वो किताब का थीम भी है, और आज का प्रेजेंटेशन का भी हम वो देखेंगे, डिजाइन। ठीक है, तो ये किताब है, इसके बारे में बाद में बात करें। अब देखिए, प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट होता क्या है? प्रोजेक्ट के देखिए 2 खासियत हैं। एक है कि प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है, मतलब उसका डेडलाइन है, उसे हमें उस समय से पहले कंप्लीट कर देना है। और दूसरा, वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब हम कुछ नया कर रहे हैं, और जब भी हम कुछ नया करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, और उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो यही चीज है, हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इनिशिएट करते हैं। हमने डिसाइड किया कि काम स्टार्ट करना है, फिर एक प्लान बनाते हैं। तो इसमें क्या काम करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये सारा प्लानिंग का पार्ट हुआ। फिर एग्जीक्यूशन, उस काम को किया जाता है। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, हुआ है उसको चेक करते हैं कि सही तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। और फाइनली क्लोजिंग करते हैं, हम अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। अब उसमें हमारा एक पार्ट है शेड्यूल मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट शेड्यूल मैनेजमेंट, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी हमें डेडलाइन मिला है, उस समय तक हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे? तो कुछ प्रोसेसेस हमें फॉलो करने हैं। देखिए, सबसे पहले प्लान शेड्यूल मैनेजमेंट। हम एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, क्या-क्या एक्टिविटीज होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसका ड्यूरेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटीज का ड्यूरेशन एस्टिमेट करने का क्या तरीका होना चाहिए, शेड्यूल कैसे बनाएं। शेड्यूल का मतलब हुआ, आपने एक्टिविटी का नाम लिखा, उसका स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, वो शेड्यूल हुआ। और फिर जब हम काम करते हैं, तो मे बी कुछ काम हमारा जल्दी हो रहा है, कुछ डिले हो रहा है, तो उस डिविएशन को समझ करके और उस पे एक्शन लेना, ये है कंट्रोल शेड्यूल। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, इसे हम फॉलो करेंगे, और एक-एक पॉइंट को अब हम देखते हैं। सबसे पहले प्लान शेड्यूल मैनेजमेंट। तो हमारा एक डॉक्यूमेंट बनाना है, शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान। उसमें क्या रहेगा, किस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं, और क्या-क्या रिलेवेंट फैक्टर्स है। जैसे किसी चीज का एस्टिमेट करना है, या डेज में करना है, या आवर्स में करना है, ये गाइडलाइन भी यहाँ पर होगा। कितना रेंज हमारा एक्सेप्टेबल है। हाँ, जैसे कोई अगर मान लीजिए कि 20 दिन का काम है, उसमें प्लस माइनस 2 डेज हम बोल रहे हैं, इज इट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, वो सब गाइडलाइंस रहेगा। क्या-क्या फैक्टर्स है जो हमारे शेड्यूलिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मार्केट कंडीशन भी अफेक्ट कर सकता है,
अभी जैसे कि जो सिचुएशन चल रहा है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स इफेक्ट हो रहा है, वो भी हमारा इफेक्ट कर सकता है। तो वो सारे को चीज को एक गाइडलाइन रहेगा किस तरह से हम आइडेंटिफाई करके अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल में उसको इनकॉर्पोरेट करें। उसके बाद हम बनाते हैं एक्टिविटीज। सो एक्टिविटी मतलब जो भी काम करना है वो हो गया एक्टिविटी। अभी इसमें डिलीवरेबल और एक्टिविटी, इसके बीच में हमें थोड़ा फर्क समझना है। डिलीवरेबल वो होता है जो हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, कंप्लीटेड वर्क। लेकिन उस वर्क को करने के लिए हमें कई सारे एक्शन लेने हैं, तो यहां पर हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस एक्शन में ही हमारा समय स्पेंड होता है, टाइम स्पेंड होता है। तो हम सारे के सारे एक्टिविटीज, अभी जैसे कि मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि जब आपने वॉल पेंटिंग कंप्लीट कर लिया तो आप मुझे बुलाइएगा, मैं इंस्पेक्ट। वॉल पेंटिंग करने के लिए आपका सरफेस प्रिपरेशन है, पेंटिंग है, लेट द पेंट ड्राई, सेकंड कोट ऑफ पेंट, तो ये सब काम, और वो सब का डिटेलिंग में और उस सब में समय लगता है। कस्टमर उससे मतलब नहीं है कि आपने क्या क्या काम किया, कस्टमर फाइनल प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप जब कैलकुलेशन करते हैं टाइम का, तो आपको हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखना है। उसके साथ हमें एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स बनाना है। एट्रीब्यूट्स मतलब मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्टिविटी। जैसे पेंटिंग का काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारा सरफेस प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कारपेटिंग करना है तो कारपेटिंग से पहले हमारा वॉल का पेंटिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो कारपेट पे रिस्क है कि कारपेट डैमेज हो। हाँ, तो ये एट्रीब्यूट्स जिससे कि हमें क्या क्या काम कर रहे हैं उसको समझने में मदद मिलेगा। माइलस्टोन्स आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। रिपोर्ट करना है तो हम रिपोर्ट अपने कस्टमर को भी कर सकते हैं, अथॉरिटीज को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर जैसे बोलता है कि भाई आई वांट कि प्लिंथ लेवल तक हमारा 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हमारा रिपोर्टिंग हो गया। तो जिसने भी रिपोर्ट मांगा है वो उस पॉइंट को चेक कर रहा है कि हमारा वो माइलस्टोन मीट हुआ है या नहीं हुआ। उसका डिटेलिंग हमारा प्रोजेक्ट का इंटरनल काम है। इसके बाद हम सीक्वेंस करते हैं, क्या पहले करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, और किस तरह से रिलेशनशिप बन रहा है एक्टिविटीज के बीच में, क्या क्या प्रीरिक्विजिट है। तो कई ऐसे एक्टिविटीज होंगे जिनको स्टार्ट करने से पहले काम पूरा होना चाहिए, या 2 या 3 या और भी ज्यादा। तो ये मल्टीपल काम पूरा होकर के एक पर्टिकुलर काम स्टार्ट हो, ये हमारा नेटवर्क डायग्राम दिखाता है। या फिर एक काम कंप्लीट होगा तभी बाकी सब कुछ हो सकते हैं, वो भी नेटवर्क डायग्राम दिखाता है। हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क टू बी डन ऑन द प्रोजेक्ट। तो आपने सभी ने कॉलेज में पढ़ा होगा पर्ट सीपीएम। तो वो जो एनालिसिस है यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल हर एक काम के लिए ड्यूरेशन एस्टिमेट बनाते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक्सपर्ट जजमेंट, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, मैं उस माहौल में काम कर चुका हूं, तो मेरा जो गट फीलिंग डिसीजन है कि हमें ऐसा लगता है 20 दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा, वो सही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। तो उसे हम बोलते हैं एक्सपर्ट जजमेंट। दूसरा एस्टिमेटिंग का तरीका है एनालॉगस एस्टिमेटिंग। एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब सिमिलैरिटी, एनालॉगस सिमिलर। तो हम एक सिमिलर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट, उसके साथ एनालॉजी एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये बिल्डिंग बनने का है, 5 फ्लोर्स है और हर फ्लोर पे 4 घर है। हाँ, हमने पिछले बार जो प्रोजेक्ट लिया था वो 4 फ्लोर्स थे और 4 यूनिट्स पर फ्लोर थे। ठीक है, तो अभी हमारे कंपैरिजन हो रहा है। एनालॉगस को हम बोलेंगे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपर्ट जजमेंट। तो उस बेसिस पर हम एक एस्टिमेट देंगे। पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग, ये हमेशा फॉर्मूला बेस्ड एस्टिमेटिंग होता है। और जैसे पर स्क्वायर फीट, टाइलिंग के लिए 1 स्क्वायर फीट का इतना समय लगेगा, 100 के लिए इतना लगेगा, 1000 स्क्वायर फीट के लिए इतना लगेगा। सो ये पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग, जहां पर भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वहां पैरामेट्रिक एस्टिमेटिंग उसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए और उसको फॉर्मूला के अंदर इनपुट आ जाता है। 3 पॉइंट एस्टिमेट,
आपने PERT सुना होगा, PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो उसमें हम 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग यूज करते हैं। क्या है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी काफी होती है। हम वेरी श्योर नहीं बोल सकते, उसमें हम 3 बार एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले हम assumption करते हैं, जो कुछ भी हमने सोचा है, हर एक चीज हमारे फेवर में है। हम सब कुछ टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा वेंडर भी डिले नहीं कर रहा है, हमारे पास सारे इक्विपमेंट भी है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी है, फिर कितना टाइम लगेगा? तो मान लीजिए कि हमने बोला 5 दिन में हम ये कर लेंगे। दूसरा एस्टिमेट, तो ये फर्स्ट एस्टिमेट हुआ, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट। फिर दूसरा एस्टिमेट करेंगे, अगर मान लो कि सब प्रॉब्लम होगा, वेंडर ने भी डिले, जो हमारा काम कर रहा था वो भी छुट्टी ले लिया, हाँ, बारिश भी आ गया, हमारा लॉकडाउन भी उसी समय हो गया, तो कितना टाइम लगेगा? तो इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक एस्टिमेट। तो मान लीजिए कि ये हमने बोला 20 दिन लगेगा। अब एक बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने 20 दिन लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका वो काम 20 दिन का एस्टिमेट है, तब भी उसका चांसेस ऑफ कंप्लीशन विद इन दैट 95% ही है, क्योंकि हमारे सोच के बियॉन्ड भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो खैर 2 एस्टिमेट हो गए, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। तीसरा एस्टिमेट है मोस्ट लाइकली एस्टिमेट, मतलब कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना समय लगेगा, हाँ, जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा, नॉर्मल, तो हम बोल रहे हैं 10 दिन लगेगा। तो ये हो गया मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। अभी हमारे पास 3 एस्टिमेट है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट है, उसका भी चांसेस ऑफ कंप्लीशन 50% ही होता है, क्योंकि हम सब कुछ मान रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो उस ड्यूरेशन में कंप्लीट करने का चांस 50% है। अब हम एक फॉर्मूला यूज करें, वेटेड एवरेज फॉर्मूला है, जिसमें बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर हमारा 5, 10 और 20 है, तो 5 प्लस 40 प्लस 20 60 65 बाई 6। तो ये हमारा कुछ हो गया, यानी कि 10.5 डेज मान लेते हैं। तो वो हमारा पर्ट एस्टिमेट हुआ, और ये जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा है वहां पर इसकी यूज होती है। बॉटम अप एस्टिमेटिंग, अभी देखिए हमने एनालॉगस एस्टिमेटिंग किया था, तो उस समय क्या किया, हमने एक सिमिलर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट लिया है और प्रोजेक्ट को ओवरऑल देखा है फ्रॉम अ टॉप लेवल। तो एनालॉगस को टॉप डाउन भी बोलते हैं, और उसका ऑपोजिट हो गया बॉटम अप। इसमें मतलब कि हम एक छोटे से छोटे काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका एस्टिमेट करेंगे। अब काम जितना छोटा होगा, उसका एस्टिमेट का जो एक्यूरेसी है वो उतना ज्यादा होगा। तो फिर हर एक काम का एस्टिमेट करके फिर उसको हम एग्रीगेट कर देते हैं प्रोजेक्ट लेवल पर, तो वो बॉटम अप एस्टिमेटिंग हो गया। लेकिन यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट, बॉटम अप में एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग भी बढ़ रहा है। आप एस्टिमेटिंग करने का भी तो समय लग रहा है और एफर्ट लग रहा है, तो हमें बैलेंस रखना है एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्ट ऑफ। अब हमारा एक्टिविटी ड्यूरेशन मिल गया हर एक्टिविटी के लिए। अब हम एक शेड्यूल बेसलाइन बनाएंगे। ये शेड्यूल बेसलाइन क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने जितना भी बनाया, ये देखिए, एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, माइलस्टोन लिस्ट, उसका एस्टिमेट बनाया, नेटवर्क डायग्राम में एनालिसिस किया, और हमारा जो कुछ भी फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि मार्केट कंडीशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो सब के बेसिस पर हमने एक्टिविटी का नाम लिखा, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ये हमारा शेड्यूल बन गया। उस इंफॉर्मेशन को हमारे मुझे प्रोजेक्ट में मान लीजिए कि 100 एक्टिविटीज आ रहे हैं, तो 100 एक्टिविटीज के नाम, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। अब उसको हम जितने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे कस्टमर हैं या अथॉरिटीज हैं या इंजीनियर्स हैं, जिसको भी हमने दिखाया, सब ने उस पर एग्री किया और अप्रूव किया। तो एक बार उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो वो बन गया बेसलाइन। तो अब हमारा कोई भी काम होगा तो उस बेसलाइन से हम कंपेयर करेंगे कि हमारा काम सही स्पीड है या नहीं। जब काम हो रहा है तो हम चेक करेंगे क्या समय पर काम कंप्लीट हुआ या नहीं। तो ये डिविएशन, तो उस डिविएशन को हम स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं कंट्रोल स्केड्यूल।
तो उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, इसको ओरिजिनली हमारा 12 दिन का प्लान था, लेकिन ये 14 दिन लग गया। दूसरा काम है कि ये 50% ही हुआ है, लेकिन टाइम ऑलमोस्ट पूरा ले लिया। तो उस बेसिस पर हमारा फोरकास्ट कैसे करेंगे? मतलब और कितना समय चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? तो कभी भी जब हम प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्टिंग लेते हैं, तो हम फोरकास्ट पूछते हैं। ठीक है, आपने कितना समय लगा दिया और कितना समय चाहिए? तो उसका तरीका होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है, जिसे बोलते हैं अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम। अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम 3 एस्पेक्ट, स्कोप, कॉस्ट, तीनों को एक जगह लाता है, उसको इंटीग्रेट करके उसको रिपोर्ट देता है। तीनों को मिला करके रिपोर्टिंग करने का तरीका है अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम। वो इस प्रेजेंटेशन के बियॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए चेंज रिक्वेस्ट। मान लीजिए कि हम उस टाइम में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपने स्टेक होल्डर के पास जाएंगे, कस्टमर के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें 10 दिन और चाहिए। तो वो 10 दिन और चाहिए हम ऐसे वर्बली नहीं मांगते हैं, हम एक फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो चेंज रिक्वेस्ट में रहेगा कि भाई क्या चेंज रिक्वेस्ट है, जैसे हमें और समय चाहिए, क्यों चाहिए, और फिर उसे चेंज कंट्रोल बोर्ड को सबमिट किया जाता है। उसको देखता है, अच्छा आपको 10 दिन और चाहिए, ठीक है। तो ये समय प्रोजेक्ट का केवल एक ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन चेंज कंट्रोल बोर्ड इंपैक्ट एनालिसिस करेगा प्रोजेक्ट के और सारे ऑब्जेक्टिव पर। क्या हमारा स्कोप, जो काम कंप्लीट करना है, उसको किसी तरह का इफेक्ट होगा? टाइम तो हम मांग ही रहे हैं। क्या कॉस्ट बढ़ेगा? क्या क्वालिटी पे इफेक्ट होगा? हमारे टीम का मोटिवेशन कैसा रहेगा? नया रिस्क इंट्रोड्यूस होगा? हमारे वेंडर्स के मैनेजमेंट कैसे होंगे? तो ये सारे इम्पैक्ट वो स्टडी करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि यस, दिस चेंज इज आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। कभी कभी ऑन होल्ड भी रख देते हैं। तो जो अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट होगा वही हमारे पास है। अगर वो अप्रूव नहीं हुआ, मतलब उस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो अभी जैसे हम समय मांगे और हमारे कस्टमर ने बोला ठीक है, आपको मिल गया, तो अब हमारे पास एक नया टारगेट डेट हो जाता है जिसमें हम काम करके प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे। अभी हम एक नेटवर्क एनालिसिस का सैंपल, एक बहुत ही स्मॉल एग्जांपल ले। अच्छा, इसमें हमने टास्क का नाम एबीसीडी लिया है फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, फिनिश हो रहा है। एक ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर लिखा है A2। 2 मतलब 2 डेज, मतलब एक एक्टिविटी है A, जिसको हम 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी देखिए बॉक्स के लेफ्ट हैंड टॉप में, ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब कि हम इस एक्टिविटी को डे 1 में स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा assumption है कि सारे एक्टिविटीज एक दिन, मतलब हम एस्टिमेट डे वाइज होता है, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 डे। तो ये अगर हम डे 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं डे 2 को, मतलब मंडे को स्टार्ट किए, ट्यूसडे को कंप्लीट कर लिए। क्यों? क्योंकि 2 दिन ड्यूरेशन है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पास, मतलब डूइंग कैलकुलेशंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट है, केवल एक ही एक्टिविटी है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, भाई हमारा प्रोजेक्ट अगर 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो जो लास्ट टास्क है, जो अंतिम टास्क है, वो कब कंप्लीट होना चाहिए? वो भी 2 दिन में होना चाहिए। तो यहां पर हमने 2 लिखा, और फिर ये अगर 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो इसको स्टार्ट होना होगा डे 1 को, मंडे को सुबह हमें स्टार्ट करना है। तो ये जो कैलकुलेशन है, मतलब 2 - 2 + 1 हम कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये बैकवर्ड पास है, ये एक गलती है, दिस इज बैकवर्ड पास। ये जो नीचे लिखा है ये बैकवर्ड है। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 एक्टिविटीज आ गए। तो हम फर्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 में, कंप्लीट हो रहा है डे 2 को। दूसरा एक्टिविटी फिर स्टार्ट होगा डे 3 को, एंड फिर डे 3, डे 4, डे 5 में कंप्लीट होगा। और जब हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं, तो ये देखिए डे 5 को कंप्लीट हुआ, यानी डे 3 को स्टार्ट होना है,
क्योंकि एक्टिविटी बी डे 3 को स्टार्ट हो रहा है, यानी एक्टिविटी ए को डे 2 को कंप्लीट होना है, ये एक्टिविटी ए डे 1 को स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो हम ASAP एज सून एज पॉसिबल हर एक्टिविटी को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करना चाहते हैं। बैकवर्ड पास में करते हैं तो हम हर एक्टिविटी को एज लेट एज पॉसिबल करना चाहते हैं। एक्टिविटी ए बी, हमने एक और एक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया, एक्टिविटी सी। अब देखिए, एक्टिविटी ए स्टार्ट हो रहा है डे 1 को, फिनिश हो रहा है डे 2 को। एक्टिविटी बी हम डे 3 को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है एक्टिविटी सी के ऊपर। तो हम सी को सॉल्व करते हैं। फॉरवर्ड पास का जो कैलकुलेशंस है हम बॉक्स के ऊपर लिख रहे हैं, बैकवर्ड पास का कैलकुलेशन बॉक्स के नीचे लिख रहे हैं। अब देखिए, सी डे 1 को स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 4 दिन का ड्यूरेशन है, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 4 दिन में कंप्लीट हो गया। भले ही एक्टिविटी ए 2 दिन में कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक्टिविटी बी क्योंकि सी पर भी डिपेंडेंट है, इसलिए ये दोनों कंप्लीट होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा। ये देखिए 2 एरोज इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये 5 को स्टार्ट हो रहा है। फिर इसका अपना 3 दिन है, तो 5, 6, 7 डे को हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। एक्टिविटी बी डे 7 को कंप्लीट हो रहा है, तो स्टार्ट होगा 5 को, और क्योंकि एक्टिविटी बी 5 को स्टार्ट हो रहा है, तो एक्टिविटी सी को 4 को कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड डे 1 को स्टार्ट होगा। बट अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, एक्टिविटी ए का हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी बी 5th डे को स्टार्ट हो रहा है, तो उसका पहले जो एक्टिविटी ये अगर 4th डे को कंप्लीट हो जाए तो सब कुछ कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये फिनिश होगा, तो अगर ये 3rd डे को स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज फाइन। एक्टिविटी सी, इसमें हमारा 2 स्टार्ट है, ऊपर में 1 लिखा है, नीचे भी 1 लिखा है, लेकिन दोनों स्टार्ट सेम है, मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी सी इज अ टाइम critical activity. Activity B is a time critical activity, and therefore the path start to C to B to finish is time critical path. उसको सिंपल हम क्रिटिकल बोलते हैं, बट याद रखिए वो टाइम क्रिटिकल है। हम आते हैं एक्टिविटी ए पर। एक्टिविटी ए का देखिए, स्टार्ट 1 को भी हो सकता है और 3 हो सकता है। तो क्योंकि ये 2 डिफरेंट वैल्यूज है, तो हम ऊपर में बोलेंगे अर्ली स्टार्ट और नीचे बोलेंगे लेट स्टार्ट। इसको लेटेस्ट स्टार्ट समझ लीजिए कि मैक्सिमम डिले करके कितना हमें स्टार्ट करना है, और अर्ली फिनिश और लेट फिनिश। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट हमने एस्टैब्लिश कर ली कि 7 डेज है। अब उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए, एक्टिविटी ए के पास एक प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है कि वो डे 1 को भी स्टार्ट कर सकता है, डे 3 को भी स्टार्ट कर सकता है। तो इसको इस तरह से हम बोलेंगे, एक्टिविटी ए हैज द प्रिविलेज ऑफ डिलेइंग बाय 2 days विदाउट अफेक्टिंग द फिनिश ऑफ द प्रोजेक्ट। उस वैल्यू को हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। तो उसका फॉर्मूला हो गया लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, 3 - 1 = 2 days। तो ये 2 दिन का डिले हो सकता है और प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल पाथ जो होता है, जैसे इसमें सी भी है, उसका कोई फ्लोट नहीं है। अब देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी कैलकुलेशंस उसी तरह से होगा। अब देखिए, इसमें जो है बी का फ्लोट है 1 डे, ए का फ्लोट 0 है, सी का फ्लोट 0 है। तो ए और सी क्रिटिकल पाथ पर है, बी नॉन क्रिटिकल पाथ पर है और उसका फ्लोट है 1 डे। अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशंस कर लेते हैं फटाफट। ए का जो है डे 1 टू डे 5, क्योंकि 5 डेज ड्यूरेशन है। सी का डे 1 टू डे 10। फिर बी स्टार्ट होगा आफ्टर ए एंड सी इज कंप्लीटेड। तो इसमें जो भी बड़ा नंबर है 10, उसके दूसरे दिन 11 से लेकर के 15 तक। डी जो है सी के बाद स्टार्ट होगा 20 दिन में कंप्लीट होगा। प्रोजेक्ट 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखिए 11 को स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, सी जो है 10 को कंप्लीट होगा,
1 को स्टार्ट होगा। ए जो है ये क्योंकि 16 को बी कंप्लीट हो रहा है इसलिए 15 को स्टार्ट होगा, 15 को फिनिश होगा, 11 को स्टार्ट होगा। तो देखिए, अब इस तरह से हम जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, अगर आपके प्रोजेक्ट में 100 टास्क है तो 100 का और भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ए का जो फ्लोट है वो है 10 दिन, यानी ए 10 दिन डिले कर सकता है और प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज देखिए, मान लीजिए कि ए ने 10 दिन डिले करने का सोच लिया, यानी कि उसने आराम से काम किया और देख रहा है कि भाई प्रोजेक्ट तो मतलब प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रोजेक्ट एंड डेट काफी दूर है, तो मैं आराम से करता हूं, और उसने 15 तारीख को सबमिट किया। तो क्या होगा कि एक्टिविटी बी का जो स्टार्ट डेट जो 11 हो सकता था वो हमने मिस कर दिया। अब बी को 16 को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी बी का जो फ्लोट था 5 दिन का वो अब 0 हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप जो भी काम करता है उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में काफी दिन है तो मैं आराम से कर सकता हूं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके डिले होने से हो सकता है कोई सी और पर्सन या टीम का काम डिले हो रहा है और जिसके कारण ही प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो इसमें हमारा 2 चीज आ गया। ये देखिए, फ्लोट, ए का जो फ्लोट है 10 दिन है, इसको हम फ्लोट बोलते हैं या टोटल फ्लोट बोलते हैं। और टोटल फ्लोट का डेफिनेशन यही है कि अमाउंट ऑफ टाइम बाय व्हिच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हम ये भी चाहते हैं कि भाई किसी और एक्टिविटी को इफेक्ट ना करे, तो वो फ्लोट यहां पर केवल 5 दिन का है। तो इसका मतलब क्या है? उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय व्हिच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। हमें ध्यान, तो यहां पर हमने 2 चीज देखा, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। इस तरह का नेटवर्क डायग्राम चाहे आप हाथ से बनाइए, चाहे आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टूल का यूज करें, उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो नॉर्मल शेड्यूलिंग का बेनिफिट तो है ही। यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हु गेट्स लीव। अब मान लीजिए कि रवि जो एक्टिविटी ए पर काम कर रहा है और राजेश जो एक्टिविटी सी पर काम कर रहा है, ये दोनों अपने मैनेजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई हमें छुट्टी चाहिए। तो मैनेजर किसे छुट्टी देगा? मैनेजर, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम भी एक फैक्टर है। वो शेड्यूल में देखा, ठीक है, रवि जो काम कर रहा है उस पर टोटल फ्लोट 10 डेज है, फ्री फ्लोट 5 डेज है। मतलब ठीक है, ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी पर काम नहीं कर रहा है, इसे छुट्टी मिल सकता है। लेकिन राजेश जो है, अगर उसने 1 दिन भी छुट्टी लिया तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो छुट्टी मना कर दो। अब इसी को हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु गेट्स रिसोर्सेस। मान लीजिए कि आपको कोई एक इक्विपमेंट चाहिए या कोई फैसिलिटी चाहिए या मैन पावर चाहिए, और रवि जाता है पूछने कि भाई हमें मैन पावर चाहिए क्योंकि काम जल्दी हो। तो मैनेजर ये बोलेगा ना, अरे तुम्हारा काम वैसे भी नॉन टाइम क्रिटिकल है, थोड़ा धीरे धीरे भी करोगे तो चलेगा। बट राजेश जो भी काम, जो भी रिसोर्सेज डिमांड करता है उसको इमीडिएटली फुलफिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर राजेश थोड़ा भी डिले हुआ तो प्रोजेक्ट डिले होता है। तो अब देखिए, ऑन अ प्रोजेक्ट मैनेजर को कई तरह से मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अगर ये जो छुट्टी किसको मिल रहा है या रिसोर्सेज किसको मिल रहा है, अगर इस तरह से अप्रोच करें एंड यूजिंग दिस एज अ मैनेजरियल डिसीजन टूल, तो काम कितना इजी हो जाता है। पक्षपात का जो प्रॉब्लम है वो होता ही नहीं है। और ये भाई अगर समझा भी दें टीम को तो वो इजीली एक्सेप्ट कर ले, हाँ भाई आपने पक्षपात नहीं किया है, बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट का जो डिमांड है उस हिसाब से आपने डिसीजन लिया है। अभी देखिए, यहां पर हम इसको कंक्लूड करेंगे, लेकिन फर्दर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो एक तो सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसको यूज करके आप ये नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं और उसमें काफी सारे फैसिलिटीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हाँ, ये देखिए, जब भी हम स्केड्यूल बनाते हैं
तो कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और वो हमारे टाइम ड्यूरेशन को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, ये हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा। जैसे आपके प्रोजेक्ट पर रात में काम करना अलाउड है या नहीं है, तो उसका आपका टाइमलाइन पर फर्क पड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए आप सोच रहे थे कि हम रात में काम करके और प्रोजेक्ट जल्दी कर ले, लेकिन अगर अलाउड ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर अलाउड भी है तो रात में आपको नेचुरल लाइटिंग में नहीं काम कर सकते हैं, आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉस्ट इफेक्ट करता ही है। तो जब आप डिले करते हैं, जब जब भी आप डिले करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस जाता है। टीम मेंबर है, उसकी सैलरी कितनी है और उस सैलरी के हिसाब से आप पर मिनट कॉस्ट निकालिए। अब मान लीजिए कि वो 5 मिनट डिले करता है, 5 मिनट टाइम वेस्टेज करता है, तो प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और अगर पूरा का पूरा ग्रुप डिले करता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ हाउ योर बिहेवियर इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट कॉस्ट वाइज़, हाँ, एंड टाइम वाइज़। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर, जब भी हम एस्टिमेट करते हैं, तो हम हमेशा जो अनसर्टेनिटीज़ है, उसको फैक्टर करके फिर एस्टिमेट करते हैं। और जब भी हमारा मैनेजर हमारे परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, तो उन अनसर्टेनिटी को देखते हुए रिव्यू करता है। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम इंटरैक्शन विथ आवर टीम मेंबर्स वो चेंज करें, ह्यूमन बिहेवियर को फैक्टर इन करते हुए, तो हमारा प्रोजेक्ट का जो आउटपुट है और टाइम मैनेजमेंट है वो मच बेटर हो सकता है। तो इसमें इसका जो है डॉक्टर एलियाहू एम गोल्डरैट, उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है और उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। पार्किंसंस लॉ अफेक्ट करता है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द अलॉटेड टाइम। लेकिन आप किसी को 4 दिन देंगे, तो वो अपना प्रोडक्टिविटी ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि वो 4 दिन में कंप्लीट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो ये सब हम लोग देखना चाहिए। बट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन, हम लोग फॉर्मली क्लोज कर रहे हैं।